काइंडली कैमरा ऑफ कर दें एहसान साहब। थैंक यू। जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हम कर रहे थे या हमने कंप्लीट कर ली थी या करनी है अभी? जी, ठीक हो गया। पाकिस्तान की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अगर हमने एनालाइज करना है तो उनको हम जनरल प्रोविजंस, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो जनरल प्रोविजंस हैं। तो उसके बाद ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन मार्क के साथ कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी कि क्या उनसे वाकई ह्यूमन राइट्स इंश्योर हुए या फर्दर वायलेट हुए। इस्लामिक प्रोविजंस अमेंडमेंट्स के जरिए फर्दर इस्लामिक प्रोविजंस लाने की कोशिश। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, माइनॉरिटीज, वुमेन या कुछ और। एंड लास्ट वन, स्ट्रगल फॉर पावर। ये हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इन 5 ब्रॉडर कैटेगरीज में एनालाइज कर सकते हैं। तो बारी बारी देखते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को और साथ साथ फिर उनको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट, वैसे किसी भी अमेंडमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको चेंज किया जा रहा होता है, उनको तब्दील यानी कि किया जा रहा होता है, लेकिन अमेंडमेंट अपने किसी एक दो पॉइंट्स की वजह से ही उसकी वजह शोहरत होती है। मसलन फर्स्ट अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन है, इसमें जनाब हम कह सकते हैं कि हमने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट कर लिया। कैसे एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट हमने ऐसे कर लिया कि जितनी भी प्रोविजंस थी ईस्ट पाकिस्तान की इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी प्रोविजंस थी ईस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड उनको रिमूव कर दिया गया। मीनिंग देयर बाय कि हमने बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया। ये 1974 में हुआ जी। 1974 में ही सेकंड अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट में मुस्लिम कौन होगा उसको डिफाइन किया गया। सही। और खास तौर पर अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। ये भी 1974 में हुआ। अच्छा, इसको वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में क्यों लिख दिया जी हमने? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इसलिए लिख दिया कि ठीक है आपने एक ग्रुप को
नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, करना भी चाहिए था, उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन है तो सिटीजन ही पाकिस्तान का। आप उससे सिटीजनशिप स्नैच तो नहीं कर सकते ना, कि अगर आप किसी को भी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये ठीक है, इसमें 100% ठीक है, ये बिल्कुल सही हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान का रिहायशी तो रहेगा। इस अमेंडमेंट के बाद हमारा सिस्टम अहमदीज की लाइफ, उनकी लिबर्टी, उनकी प्रॉपर्टी, क्या उसको सेफ गार्ड कर सका, क्या उसको प्रोटेक्ट कर सका फ्रॉम अदर्स? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अहमदी रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक, उनके घरों पे अटैक, पर्सन्स पे अटैक। मुस्लिम्स का मौकफ ये है, मुस्लिम व्यू ये है कि अहमदीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी आइडेंटिटी मुस्लिम ही शो करते हैं। तो जब ये अपनी आइडेंटिटी एज मुस्लिम शो करते हैं तो इससे मुस्लिम्स के सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। अहमदीज का मौकफ ये है कि रियासत ने हमें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, लेकिन मुआशरे में हमारे खिलाफ जो हेट्रेड है वो हमें कंपेल करता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करें। रियासत का काम है कि वो हमें प्रोटेक्शन दे, क्योंकि रियासत हमें प्रोटेक्शन देने में कामयाब नहीं हो पाती, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती। अब ये जो एनालिसिस है, इससे ये जाहिर होता है कि इस अमेंडमेंट की वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो कंट्रोल किए गए, लेकिन एज फार एज राइट्स आर कंसर्न ऑफ अ माइनॉरिटी, वो अभी तक हम अपने माशरे में इफेक्टिवली इंश्योर नहीं कर पाए एज फार अहमदीज कंसर्न। मतलब ये तो एक अनडेमोक्रेटिक और जो है वो जाहिलों वाली बात है कि आप कहें कि अगर कोई अहमदी है तो उसको जीने का हक नहीं है, वो पाकिस्तान का शहरी नहीं हो सकता। समझ आ रही है जी? तो उसको बिल्कुल जीने का भी हक है, वो पाकिस्तान का शहरी भी है, तो उसकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसकी प्रोटेक्शन वो एट स्टेक हो गया, वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आ गया। दोबारा बता दूं कि उसके नॉन मुस्लिम होने पे कोई शक व शुबा नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली हो गया 100%, लेकिन वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में चला गया। इस डिबेट पर अली उस्मान कासमी, इनकी किताब 1970s में जो कुछ होता रहा अहमदीज को लेके, तो अहमदी जो मूवमेंट थी अहमदीज को नॉन मुस्लिम करने की, तो उसके पे उनकी बड़ी मजेदार किताब जो है वो छपी भी, वेल रिसर्च्ड जो है वो किताब थी। लेकिन हमारे यहाँ फिर इस तरह की किताबें जो हैं उनको फिर ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मिलती भी नहीं। ठीक, खैर, थर्ड अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तीसरी अमेंडमेंट, तीसरी अमेंडमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, 1975 में अमेंडमेंट आई और इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन,
इसके टाइम को फिक्स कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी है? मतलब आप किसी को हाउस अरेस्ट कर दें, आप किसी को नजरबंद कर दें, जेल में बंद कर दें 90 डेज के लिए, तो ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, कि उस वक्त की गवर्नमेंट को अपने ओपोनेंट्स को, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, और बलोचिस्तान में भी काफी ज्यादा 1970s के ऑपरेशन की वजह से काफी ज्यादा गमो गुस्सा सहाफियों में, बाकी हलकों में मौजूद था। तो ये एक पॉलिटिकल सियासी बुनियादों पर ये एक अमेंडमेंट की गई ताकि अपने ओपोनेंट्स को कंटेन किया जाए, कि जो आपके अगेंस्ट है उसको आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में खामोश कर दें। ठीक है जी। इसके बाद 4th अमेंडमेंट है। 4th अमेंडमेंट बड़ी मजेदार अमेंडमेंट है जी। 4th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में 2 काम हुए जी। पहला काम तो जो यहां अगेन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट, 4th अमेंडमेंट में 2 चीजें। पहली चीज जो यहां वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में देखेंगे हम, वो ये जनाब कि जब भी किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन पे रख लिया जाता था तो वो बेल ले आता था जी कोर्ट से, लोअर कोर्ट से बेल आ जाती थी। तो 4th अमेंडमेंट में ये रखा गया कि जनाब आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो नहीं बेल दे सकेंगे। ठीक है जी। यानी आपकी लोअर कोर्ट्स प्रिवेंटिव डिटेनी को बेल ग्रांट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जिन लोगों को ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखते थे इन्फ्लुएंशियल होते थे, पावरफुल लोग होते थे। ठीक है जी। तो उसको जो है वो कर दिया करते थे। यानी आप लोगों के इंसानी हकूक जो है उनको मुतासर कर रहे। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा वो यहाँ ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आ जाता है। 1975 सही है जी। माइनॉरिटीज के लिए सीट्स एक्सपैंड की गई ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक, वो यहां आ जाता है। अच्छा, अब ये वाली जो दोनों है ना जी, 3rd एंड 4th, ये स्ट्रगल फॉर पावर में भी आ सकते, कि क्योंकि आपने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कॉर्नर्ड करने के लिए, लेकिन ज्यादा अच्छी इनका जो फिट इन है वो ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में ही फॉल जो है वो करेंगी, कि ये वायलेशन है इंसानी हकूक की जो हम करते रहे। 5th अमेंडमेंट भी यहां पर आएगी जी। ये 1976 की अमेंडमेंट है। अब प्रिवेंटिव डिटेनी वो लोअर कोर्ट से बेल ले नहीं सकता, तो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, ये हाई कोर्ट्स में चले जाते थे और हाई कोर्ट्स में जाके बेल ले लेते थे। तो 5th अमेंडमेंट में ये तय पाया कि हाई कोर्ट्स भी नो बेल, वो भी प्रिवेंटिव डिटेनी को बेल नहीं देंगे। सही है जी। यहां से फिर वाज़िया तौर पे ये फील किया जा सकता है कि उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त का पॉलिटिकल लीडर जुल्फकार अली भुट्टो, इनके दरमियान अब कन्फ्रंटेशन डेवलप होगी कि भाई अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को तो कोई इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जी कॉन्स्टिट्यूशनली, उससे निचली कोर्ट्स को आप रिस्ट्रिक्शन या जो भी लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे आप रिस्ट्रिक्शन अगर लगाने जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगा। इस 5th अमेंडमेंट पे फिर बड़ी लेदे हुई और जो आपके सीनियर जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जनाब गवर्नमेंट को टफ टाइम देना शुरू हुआ। और यहां से फिर हम देखते हैं कि 6ठी प्रोविजन
सिक्स्थ अमेंडमेंट डेवलप हुई। सिक्स्थ अमेंडमेंट, ये इतने शॉर्ट नोटिस पे ऊपर नीचे अमेंडमेंट्स हो रही हैं, वाज़ेह नजर आ रहा है कि जनाब रूलर्स को अपनी पॉलिटिकल यानी कि जो इन्फ्लुएंस है वो ही चाहिए बस। अमेंडमेंट्स किसी भी कंट्री की पढ़ के आप उसकी पॉलिटिकल एलीट और उसके सियासी हालात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सिक्स्थ अमेंडमेंट इसमें आके ये किया कि भाई चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस हैं ये 65 इयर्स की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और हाई कोर्ट के जजेस ये 62 इयर्स की एज में रिटायर हो जाए। ठीक है, यानी जितने बड़े बड़े ओपोनेंट्स थे जुल्फकार अली भुट्टो के, ये 1976 में आई अमेंडमेंट, यानी जितने बड़े बड़े ओपोनेंट्स थे जुल्फकार अली भुट्टो के वो घरों को चले गए, रिटायरमेंट होगी। सो ये स्ट्रगल फॉर पावर में नजर आती है कि भाई अपने ओपोनेंट्स को कैसे आपने कंट्रोल करना है। और इसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है कि 65 इयर्स पे रिटायर कर दो भाई। यहां से वाज़ेह नजर आ जाता है कि उस वक्त की जुडिशरी वो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ वो कंपैटिबल नहीं थी, इसीलिए ज़ियाउल हक को ज्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ी। जुडिशियल मर्डर कहा जाता है ना जुल्फकार अली भुट्टो का। सेवंथ अमेंडमेंट आखिरी अमेंडमेंट है जुल्फकार अली भुट्टो के दौर की, 1977 में आई सेवंथ अमेंडमेंट। हालात बड़े खराब थे 77 में, इलेक्शन के रिजल्ट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स नहीं मान रहे थे। 1977 की इस अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया कि भाई रेफरेंडम वैसे तो प्रेसिडेंट कॉल करता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का वो भी रेफरेंडम कॉल कर सकता है जी, प्राइम मिनिस्टर। सही है जी। प्राइम मिनिस्टर रेफरेंडम कॉल कर सकता, समझ आ रही जी कि भाई डायरेक्ट लोगों से जो है ना वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले। अगर असेंबलियों में कोई इशू है, नई बात हो रही है, ठीक है जी, ये बड़ी हमाकत वाली और बड़ी हैरत अंगेज अमेंडमेंट है। क्यों ये मार्च में जब सॉरी मई में जब आ रही है तो उससे पहले मार्च में 1977 में इलेक्शंस हो गए हैं, बड़े मशहूर इलेक्शंस, राउंड अबाउट कोई 207 सीटें, और उन 207 सीटों में से 163 सीट्स तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं उस वक्त। समझ आ रही है जी। लेकिन ये रिजल्ट्स जो हैं इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत बुरी तरह इसको मसख किया, नहीं माना। सो ये आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट जाते जाते अपने लिए स्ट्रगल फॉर पावर में कि जी ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट भी मेरे खिलाफ है, जुडिशरी भी मेरे खिलाफ है, पॉलिटिकल पार्टीज भी मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं लोगों में पॉपुलर हूं तो मैं लोगों से ही इसको फिर। लेकिन हमारी तारीख में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम पीपल, ठीक है, वो नहीं लिया जी। समझ आ रही जी। लेकिन स्ट्रगल फॉर पावर तो नजर आ रही है। ये 7 की 7 अमेंडमेंट्स जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में है जी।
इसके बाद एक सेकंड, आसमान आसमान, इसके बाद एट्थ अमेंडमेंट। एट्थ अमेंडमेंट काफी देर बाद आई, 1985 में जी, एट्थ अमेंडमेंट बड़ी मजेदार अमेंडमेंट है ये भी। लेकिन एट्थ अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। सेवेंटी सेवन से 1985 तक मिलिट्री रूल है पाकिस्तान में। अंडर दिस मिलिट्री रूल 1977 से 1985 तक जिया, जनरल जिया का रूल, कोई इलेक्शन नहीं हुए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तो चलाया उन्होंने, लेकिन सेंट्रल असेंबली के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए। डोमेस्टिक प्रेशर भी माउंट होना शुरू हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर भी माउंट होना शुरू हुआ। तो हम देखते हैं कि फरवरी के महीने में 1985 में इनको इलेक्शंस करवाने पड़ गए, लेकिन इन्होंने इलेक्शंस करवाए नॉन पार्टी बेस पे, यानी पूरी नेशनल असेंबली 207 की उस वक्त की, उसमें कोई पार्टी नहीं है, सारे आजाद उम्मीदवार हैं। क्योंकि जिया का ये ख्याल था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सिस्टम को करप्ट करती हैं, और वैसे भी इस्लाम में सियासी जमातों का तस्वुर नहीं है, तो जमहूरियत तो हो सकती है लेकिन सियासी जमातें नहीं। असेंबलियां बन गई, अपनी पसंद का वजीर आजम भी अपॉइंट कर लिया गया। समझ आ रही जी? इन्हीं असेंबलियों के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं ना कि नवाज शरीफ भी पंजाब में जो है वो इन हुए। सही है जी। मार्च 85 में मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन जियाउल हक को एक फियर था कि जी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं है। सो फिर इस असेंबली से एक अमेंडमेंट करवाई गई जिसको हम एट्थ अमेंडमेंट कहते हैं, आठवीं तरमीम, जिसके जरिए प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी पावर्स वो प्रेसिडेंट के हवाले कर दी गई, और उनमें सबसे बड़ी पावर 58 टू बी, इसको शामिल किया गया। 58 टू बी ये थी कि प्रेसिडेंट कभी भी किसी भी वक्त असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, उसको प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन लेने की भी जरूरत को नहीं। पहले क्या था कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश,
जितनी भी की अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी भी प्रेसिडेंट ही करेगा। पहले क्या था या अभी भी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पे, यानी प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स उसने अपने पास रख ली ताकि वो सिक्योर रहे। 8वीं तरमीम, इस 8th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट इतना पावरफुल हो गया, यानी है पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान का, लेकिन प्रेसिडेंट इतना पावरफुल हो गया कि हम देखते हैं कि इसी अमेंडमेंट का सहारा लेके 1988 में असेंबली डिसॉल्व की गई, 1990 में भी असेंबली डिसॉल्व की गई, 1993 में भी असेंबली डिसॉल्व की गई और 1996 की असेंबली भी डिसॉल्व की गई। यानी 4 असेंबलीज पाकिस्तान की तारीख में मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स ने वो डिसॉल्व की हैं। 1988 में जिया ने असेंबली डिसॉल्व की, 90 और 93 की गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट थे उन्होंने की, और 1996 की फारूक लगारी ने असेंबली डिसॉल्व की। हालांकि इनमें से 1990 वाली जो असेंबली जब जो सॉरी 1993 में जब असेंबली डिसॉल्व की गई तो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट चला गया, जीता भी केस, लेकिन फिर रिजाइन कर गए सारे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। ठीक है, क्लियर है जी। सो जनाब 58 टू भी है जी। ये अमेंडमेंट काफी देर चलती रही है, यानी 1985 से लेके ये लगभग कोई 1997 तक, मेरा ख्याल है 1997 या हाँ 1997 तक इस अमेंडमेंट के तनाजुर में प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल रहा और उसने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा यानी कि नुकसान पहुंचाया। कोई भी असेंबली 2-3 साल से ज्यादा चल ही नहीं सकी, जरा से डिफरेंसेस बनते थे असेंबलियां तोड़ देते थे। सही है जी। इसके बाद है फिर 9th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा जी, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स हैं कि जो फ्लोर पे तो आई लेकिन पास नहीं हो सकी, यानी उन पर डिस्कशंस हुई, फ्लोर पे जब कोई चीज आ गई तो वो अमेंडमेंट कहलाएगी। ये जेल में रखिएगा, जब असेंबली के फ्लोर पे वो आ गई या बहस के लिए कि बहस के बाद अब इसको हमने अप्रूव करना, तो वो आपकी भाई वो कहलाएगी, अमेंडमेंट ही कहलाएगी। 9th अमेंडमेंट इस्लामिक प्रोविंस से रिलेटेड है, 1985 में ही इसको लाने की कोशिश की गई। जिया का दौर था, इस्लामाइजेशन का कॉल तो उसका जो है वो था, नजरिया था, तो शरीयत बिल लाने की कोशिश की गई। सही है जी। 3 साल इस पे डिबेट होती रही है कि इसको पास करें ना करें, पास करें ना करें, 3 साल ये लटकता रहा मामला, और अल्टीमेटली 1988 की असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो ये कभी पास नहीं हुई सब, यानी कि ये अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और अमेंडमेंट भी है, 15th अमेंडमेंट, ये 1998 में आई। सही है जी। ये भी सेम नेचर है जी, यही चीज है जी, सेम नेचर, कि शरिया का नफाज पाकिस्तान में किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी पास नहीं हुई। अब इसका ये मतलब नहीं है
कि पाकिस्तान की असेंबलियों में, सेनेट में या नेशनल असेंबली में जो लोग मौजूद हैं वो एंटी शरिया हैं? नो, ऐसा नहीं है। खास तौर पे 15th अमेंडमेंट के टाइम पे सेनेट में इस बात पर डिस्कशन होती रही कि भाई कौन सी शरीयत, सुन्नी, शिया, वहाबी, तो पहले एक कंसेंसस होना चाहिए। तो उलमा जो हैं वो एक कंसेंसस के साथ हमारे पास कोई चीज लेके आए। हम सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कह सकते कि बस ठीक है जी शरिया का नफाज और बाद में एक पंडोरा बॉक्स ओपन हो जाए। सो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि इम्पोज किया जाए शरिया को, ऐसा नहीं होगा। सो उलमा कंसेंसस के साथ हमें बताएं, एक पूरा इसका लेआउट बना के दें, तब उस पर डिस्कशन होगी। वो कभी नहीं हो सकती। सो इसको इस तरह नहीं देखना कि एज इफ कि भाई हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो चाहते ही नहीं थे कि अमेंडमेंट हो। ये कोई भी लेजिस्लेचर यानी कि अमेंडमेंट इस बुनियाद पर नहीं रोकी जा सकती कि किसी की पर्सनल विल पे। अभी तक आप जितनी अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, अभी तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आपने देखी हैं, इनमें ऐसी कौन सी अमेंडमेंट है कि जिसमें आप कह सकेंगे वाह क्या बात, जबरदस्त? लगभग तमाम अमेंडमेंट्स, ये पहली अमेंडमेंट आपको हालत मजबूरी में करनी पड़ी है, ये वाली मजबूरी थी आपकी, करना पड़ना था। 1974 में इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में बुलाई हुई थी और शेख मुजीब ने आने से इनकार कर दिया था। तो मुस्लिम लीडर्स दुनिया के इकट्ठे हुए कि भाई आप बांग्लादेश को तस्लीम करेंगे तो वो आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा? तो अभी तक जितनी अमेंडमेंट्स यहाँ पे तहरीर हुई हैं, कोई अमेंडमेंट अपनी एंटायरिटी में मुकम्मल तौर पर, उसको आप ये नहीं कह सकते कि इट वाज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अहमदीज की नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना, यस, एक माइलस्टोन है कॉन्स्टिट्यूशनल, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको भी तो एड्रेस करने की जरूरत थी। आप किसी सिटीजन को उसके राइट से तो महरूम ना करें ना जी। राइट सिर्फ ये नहीं है कि जी ठीक है उनको जॉब्स भी मिल रही हैं, उनके लिए कोटा भी है नौकरियों में, बिल्कुल है, लेकिन लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसको सिक्योर करना रियासत का काम है, जिसमें रियासत बुरी तरह फेल हुई है हमारी तारीख में। अब किसी का पर्सनली कादियानियों के साथ कोई इशू है, मजहबी इशू है, वो अपनी जगह, लेकिन है तो सिटीजन पाकिस्तान का। बीइंग अ सिटीजन, ये मुस्लिम्स के व्यूज या अहमदीज के जो व्यूज हैं, ये कैसे डेवलप हो गए हैं? ये इसलिए डेवलप हो गए हैं क्योंकि रियासत अपना, ना अहमदियों को रियासत ये बावर करा सकी कि भाई तुम अपनी आइडेंटिटी अलहदा रखो, तुम मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं धार सकते। ना रियासत इसमें कामयाब हुई और ना रियासत इस चीज में कामयाब हुई कि जो अदर मुस्लिम्स हैं उनसे अहमदियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। दोनों तरफ रियासत फेल हुई। खैर जी, अब आती है फिर 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन है। 10th अमेंडमेंट जनरल प्रोविजन 1987 में आ रही 10th अमेंडमेंट। ये पहली अमेंडमेंट है कि जिसमें कहा जा रहा है कि भाई वर्किंग ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की वर्किंग से रिलेटेड है। ठीक है जी। मोहम्मद बशीर साहब ने पूछा है सर क्या ये सारी याद करनी? नहीं बेटा,
ये जो अब आपको ये शीट मिलेगी ना पीडीएफ की, इसका प्रिंट निकालना, तो इसको आपने एक गिलास में या पानी की बोतल में इसको पुड़िया बना के डाल देनी, और फिर उस पानी को आपने उबालना है। ता वक्त के वो 1 सीसी की सिरिंज में पानी आ जाए, ठंडा कर लेना फिर उसको। तो जब वो 1 सीसी की सिरिंज में आ जाएगा बेटा, तो उसको फिर आपने टीका लगा लेना है अपने आप को। अब आप बाजू में लगाएं, पेट में लगाएं, या जहां मर्जी लगाएं, ठीक है। तो वो फिर इंशाल्लाह अफाका होगा। याद बिल्कुल नहीं करनी, इसकी पुड़िया बना के पानी में डाल के 1 दिन रखनी है, अगले दिन पानी को बॉयल करना है, और वो पानी फिर 1 सीसी की सिरिंज जितना जब रह जाए टीके की जाए, और टीके में भरना है वो पानी और लगा लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका असर कोई 15-20 साल रहे, तो ये टीका किसी मुनासिब जगह पे लगा लें। अगर आप चाहते हैं कि इसका असर सिर्फ आपके पेपर तक रहे, तो बाजू में लगा लें, ठीक है। सारी अमेंडमेंट्स याद करनी है, वाह भाई वाह, क्या बात। लेकिन 20 साल भी फिर असर खत्म हो जाएगा। तो मेरी तरह, जिस तरह मैंने तैयार की है, अच्छी तरह तैयार किया है, इनको फील किया है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी है, उस पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ इन अमेंडमेंट्स को कंटेक्चुअलाइज किया है, कनेक्ट किया है, एक कहानी बनाई है अपनी, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाए, तो तब हमारे वाले स्टाइल में कर लें। लो जी, ये नेशनल असेंबली की वर्किंग से रिलेटेड है। नेशनल असेंबली का एक सेशन हो रहा है, उसके बाद 6-6 महीने, साल साल जनाब सेशन हो ही नहीं रहा। वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। तो जनाब, नेशनल असेंबली के की वर्किंग और उससे रिलेटेड, यानी ये पहली अमेंडमेंट है तो जनरल प्रोविजन, लेकिन वाकई में अगर आप अमेंडमेंट कह सकते हैं कि जो सॉरी काम की अमेंडमेंट है, वो यही अमेंडमेंट है जी, 10th अमेंडमेंट। सही है जी। इसके बाद है फिर 11th अमेंडमेंट। 11th अमेंडमेंट, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये 1989 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बीबी साहिबा की हुकूमत थी, तो बीबी साहिबा ये अमेंडमेंट लेके इन्होंने असेंबली में लेके आई कि भाई वुमेन की सीट्स, इसको इंक्रीज किया जाए। नेशनल असेंबली के लेवल पर भी, प्रोविंशियल असेंबलीज में भी खवातीन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए, उनकी सीटें बढ़ाई जाए। इस अमेंडमेंट पे 1989 से 1992 तक डिबेट होती रही है। 3 साल इस अमेंडमेंट पे डिबेट होती रही है, और एट द एंड ऑफ द डे ये अमेंडमेंट नॉट पास्ड। सही है जी, नहीं पास हुई अमेंडमेंट, विड्रॉ करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। बीबी साहिबा की हुकूमत 1989 से 1990 में 88 से 90, लेकिन 1990 में असेंबली डिसॉल्व होगी। अगली हुकूमत आ गई 1991 से 1993 तक चली, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट में इसको विड्रॉ कर लिया गया।
उस वक्त के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उन्होंने इसको सटायर किया इस पे कि औरतों का क्या काम है, घरों में बैठे हांडी रोटी करें। शुजात हुसैन आज PMLQ वाले, तो इनका असेंबली में तकरीर है इस पे कि भाई औरतों का क्या काम है असेंबलियों में, ये घरों में बैठे। ये सोच थी हमारी कि खासतौर पे जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये अमेंडमेंट बड़ी मजेदार है कि भाई कैसी सोच मौजूद थी आपके यहाँ। खैर जी नहीं पास हुई। वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में वुमन भी आ जाती है ना जिसमें, उनके लिए थी, नहीं पास हो सकी 11th अमेंडमेंट। फिर है जी आपकी 12th अमेंडमेंट। 1991 में ये 12th अमेंडमेंट आई। 1991 1990 से 1991 का ये जो टाइम है ना जी, इसमें खास तौर पे कराची में ऑपरेशन जारी था उस वक्त MQM के अगेंस्ट, काफी तवील अरसा चलता रहा। फिर बलोचिस्तान में भी काफी इश्यूज थे एट दैट टाइम। तो रिट ऑफ द स्टेट अगर एस्टैब्लिश करनी है, तो रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए जल्द अज जल्द जुडिशरी फैसले करे, सजाएं मिलें लोगों को, ताकि रियासत की धाक कायम हो। इसके लिए इस अमेंडमेंट के तहत स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाई गई फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए स्पीडी ट्रायल कोर्ट। अब याद रखिएगा, ये जितनी भी आइडियाज है ना, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स के हो जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स के हो जाएं, कि जी स्पीडी जस्टिस हमने देना है, तो ये जो स्पीडी जस्टिस का आइडिया है ना जी, ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जस्टिस स्लो भी नहीं होना चाहिए और जस्टिस बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। इसी कॉन्टेक्स्ट में 21st अमेंडमेंट जो 2015 में आई एंड 23rd अमेंडमेंट जो 2017 में आई, ठीक है जी। वो भी, ये दोनों क्या है, ये दोनों है मिलिट्री कोर्ट्स। दहशतगर्दों को सजाएं देनी है तो मिलिट्री कोर्ट्स बना ली जाएं। ये 2014 दिसंबर में जब APS का अटैक हुआ था ना जी, उसके बाद ये बनाई गई। जनवरी 2015 में ये अमेंडमेंट आई, फिर जनवरी 2017 में ये अमेंडमेंट आई। पहले 21वीं अमेंडमेंट 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई। 2 साल में ये एक्सपायर हो रही थी, तो फिर फर्दर 2 साल 2019 तक ये चलेंगी जी, फिर खत्म हो जाएंगी। तो ये जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स हो गई या मिलिट्री कोर्ट्स हो गई, ये आपकी यानी कि जुडिशरी का जो प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, उसके बिल्कुल उल्टा चलती हैं जी। जनवरी 2015 आसमा जहांगीर के आर्टिकल्स हैं डॉन में, आप गूगल कर सकते हो। बड़ा खिलाफ लिखा उन्होंने और समझाया इन आर्टिकल्स के जरिए कि भाई जब भी किसी शख्स पर, लेट्स से किसी शख्स पर मर्डर का एक्विजिशन है, एक्यूज्ड है वो मर्डर का, तो ये प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है, इसके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। इस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि ये शख्स इसने मर्डर किया है या नहीं किया।
प्रोसिक्यूशन फोरेंसिक भी कह सकती है, अदर डिफरेंट सोर्सेज जो स्टेट की उसके हैं डिस्पोजल पे, उनके बारे में कह सकती है कि जी फलानी चीज फलानी चीज फलानी चीज देखो जी। ये प्रोसिक्यूशन पे है और प्रोसिक्यूशन स्टेट कर रही होती है जी, स्टेट फरीक होती है, एफआईआर कटी होती है ना, तो रियासत फरीक होती है। लेकिन स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स, इसमें ऐसे है कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स और मिलिट्री कोर्ट्स, इसमें प्रोसिक्यूशन ने कुछ भी प्रूफ नहीं करना, इन्होंने अपना एक केस बना के दे देना है जिसमें इन्होंने लेबल कर देना है कि जनाब ये बंदा एक्स ये मुजरिम है, मुलजिम नहीं, ये मुजरिम है, हमारे नजदीक साबित हो गया, हमने अपना केस दे दिया। अब ये मुजरिम साबित करे कि ये मुजरिम नहीं है, तो एक एक्यूज्ड आदमी के लिए, उसके लिए तो जो प्रोसिक्यूशन के लिए सोर्सेज उसको रियासत के उसके डिस्पोजल पे है, एक्यूज्ड के लिए तो नहीं है। सो इसको फिर चीजें साबित करना मुश्किल है। तेजी के साथ मामले को हल करें, डिलेइंग टैक्टिक्स ना हो, मस कहने को तो यही है, लेकिन इसमें फिर इंसाफ के तकाजे। आसमा जहांगीर ने 2 दफा ऐसा हुआ कि उसने मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले, सजाए मौत पाने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से आजाद करवा दी केस लड़के। 2 दफा ऐसा हुआ उसकी जिंदगी में, वरना मिलिट्री कोर्ट्स के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट्स भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। सो बड़ी बला का नाम था आसमा जहांगीर। तो इसको किसी भी आजाद अदलिया के फ्रेमवर्क में देखें तो भाई ये वायलेशन है, ना सिर्फ जुडिशियल प्रोसेस की बल्कि ह्यूमन राइट्स की भी। लेकिन इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएं तो ये मिलिट्री कोर्ट्स और स्पीडी ट्रायल कोर्ट से रिलेटेड आपको बड़े आर्टिकल्स मिलती हैं। तो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की वेबसाइट पे आप वहां जाके लिख लें जो है वो क्या कहते हैं स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स, तो आर्टिकल्स सामने आए थे। बहुत पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन इसकी वेबसाइट पे देखा था। पाकिस्तानी रिटायर्ड जज था जिसने जिसने साबित किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जब रियासत को अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। उन्होंने कहा जी मैक्सिको ने भी ऐसा ही किया, कोलंबिया ने भी ऐसा ही किया, इस तरह की ट्रायल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बना के, ताकि ड्रग माफिया को और जो है वो क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। सो ये दोनों स्टोरियां मिलती है, लेकिन एक आइडियल फ्रेमवर्क में बाय द बुक ऐसी कोर्ट्स, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स, वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। हाँ, उनको आप अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो कह सकते हैं कि जस्टिफाइड है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जस्टिफाइड नहीं होती। फिर आती है जी आपकी 13th अमेंडमेंट। थर्टींथ अमेंडमेंट जब 1997 की गवर्नमेंट आई है ना जी, नवाज शरीफ की बड़ी मेजॉरिटी थी इनके पास, तो इन्होंने पहला काम यही किया कि ये देखो जी पीछे क्या होता आया, 4 असम्बलियां तोड़ी हैं 8वीं तरमीम की वजह से, इस अमेंडमेंट की वजह से, 8th अमेंडमेंट की वजह से 4 असम्बलियां टूटी हैं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपर
ना किया करें यार, ये कैमरा ऑन क्या ना स्क्रीन के सामने आ जाता, जाहिलों वाले काम करते हैं यार। और जाहिद भुट्टो साहब बंद करें यार। सो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपर टाइम मिला ही नहीं सर्विस का, सर्व करने का लोगों को। तो हमारे रास्ते की रुकावट ये 8वीं तरमीम। तो 13th अमेंडमेंट आई, पहली अमेंडमेंट यानी तो इसमें पावर्स जो है दोबारा प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई। यानी आप कह सकते हैं कि 8th अमेंडमेंट रिपील्ड, इसको खत्म कर दिया गया। यानी दोबारा से पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स आ गई। सही है जी, क्लियर। देयर वाज अ क्वेश्चन इन पीएमएस पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी नहीं करवा रहा भाई। वहां पर आप बात करेंगे तो अपने जो भी एक्सपर्ट टीचर है कि पॉलिटिकल साइंस में अगर अमेंडमेंट का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं यहाँ तो आपके एनालिसिस डेवलप करवा रहा हूँ इन अमेंडमेंट्स को सामने रखते हुए। सो पॉलिटिकल साइंस के टीचर से ही आप बेहतर, मे बी वो कहे कि हाँ ये ठीक है तरीका, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज है वो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के हद तक तो ठीक है, क्योंकि वो हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन सिस्टम्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं। कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी जब देख रहे होते हैं तो हम उसमें से वही एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं कि जो आप कह लें कि जो आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जब आप सी लॉ में या पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो आप उसको प्रॉपर प्रोविजंस के साथ, आर्टिकल्स के साथ जो है वो देखते हैं। सो मैं वो नहीं हूं कि जो वो कर सकते। फिलोसोफर इजी है, फिलोसोफर को समझना, उसको पढ़ना, उसका कॉन्टेक्स्ट तारीखी तनाजुर बनाना, वो काम इजी है, वो तो कोई भी कर सकता है, तो हम भी कर लेते हैं। पढ़ना ही है ना, समझ नहीं है। आइन को पढ़ना फिर एक टेक्निकल काम है, वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर से ही वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। सो 13th अमेंडमेंट आ गई जी, पावर वापस प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई जी। वैसे ये अनलाइकली है कि वो हमें ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर सवाल पूछ ले, ये तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे आ सकता है। ले जी, 13th अमेंडमेंट होगी। 13th अमेंडमेंट के बाद स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में 14th अमेंडमेंट है जी। ये भी 1997 में आई 14th अमेंडमेंट। ये जो आपका डेमोक्रेटिक एरा था ना 1988 से 1997 का, जिसमें 1988 से 90 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर 1993 से 1993 तक एक इस्लामी इत्तेहाद था, यानी कि नवाज शरीफ जिसको लीड कर रहा था। फिर 93 से 96 तक फिर अगेन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो ये 97 में जब गवर्नमेंट आई है नवाज शरीफ की, तो इन पिछली तीनों गवर्नमेंट्स में हुआ क्या था कि इसमें लॉयल्टीज शिफ्ट कर देते थे लोग। यानी आप पीपल्स पार्टी के टिकट पे एमएनए बने, लेकिन असेंबली में आके आपने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट कर दी, आप जनाब पीएमएलएन में चले गए। आपको कोई रोकने वाला नहीं, रोकने वाला ही कोई नहीं, लिटरली ऐसा कई दफा हुआ। सो जनाब, जब ऐसी शिफ्टिंग होती थी, खासतौर पे सूबाई असम्बलियों में ज्यादा काम हुआ, पूरे पूरे 25-25 30-30 एमपीए एक पार्टी के टिकट पे जीते हैं, असम्बलियों में आगे दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। चलो
बड़ी पावर होती थी एमपी एमएनए के पास, बड़े नखरे उठा के रखने पड़ते थे उसके। तो 14th अमेंडमेंट में आई वो चीज जो आज तक पाकिस्तान में चल रही है कि अगर कोई भी एमएनए या एमपीए पार्टी चेंज करता है ड्यूरिंग टेन्योर, जब वो असेंबली का मेंबर है, अगर उसने ऐसा किया तो उसकी सीट भी गई। सही है जी, पार्टी डिफेक्शन बिल कहते हैं इसको। समझ आ रही जी? 2011 में शाह महमूद कुरैशी ने यही किया था कि वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे थे और उन्हें तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी थी। पहले उन्होंने असेंबली से किया रिजाइन, अपनी सीट से रिजाइन करके वो आए पीपल्स पार्टी, इसमें पीटीआई में। सही है जी। सो ये भी स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में, भाई हमारा भाई ये एमएन है, भाई हमारा ही है, उसको कोई खरीद ना ले, कोई बेच, वो बिक ना जाए। सो ये 14th अमेंडमेंट में चीज आई। लेकिन इसके बाद भी हम पाकिस्तानी एमएनए एमपी हैं, कोई ना कोई अपने लिए रास्ते बनाते रहते हैं। देखेंगे अभी हम आगे। 15th अमेंडमेंट मैंने आपको बता दी, ये यहां पर ये 15th। इसके बाद है 16th अमेंडमेंट, ये जनरल प्रोविजन है, तीसरी जनरल प्रोविजन आ रही है। ये 1998 1999 8 है या 9 है, ये देखिए, ये चेक कर लीजिएगा जरा, 1998 की है या 1999 की है 16th अमेंडमेंट, चेक कर लीजिएगा। 99 की, चलो बाकी भी देख लें जी, ज्यादा चांस 1999। 16th अमेंडमेंट क्या है? जब आपका आइन बना था ना जी, तो उसमें यह तय पाया था कि जॉब्स में, फेडरल जॉब्स में कोटा सिस्टम होगा जी। समझ आ गई जी? और ये कोटा सिस्टम 20 साल तक चलेगा। 20 साल बाद अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी और तय किया जाएगा, क्योंकि कोटा आबादी के तनासुब के लिहाज से होता है जी। तो 20 साल के लिए, तो 1993 में एक्सपायर हो गए। लेकिन हम देख सकते हैं कि 1991 से लेके 1997 तक आपकी नेशनल असेंबली में ऐसी मेजोरिटी, कोई अमेंडमेंट आई नहीं, नो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकी, क्योंकि नेशनल असेंबली में इतनी किसी की मेजोरिटी नहीं थी कि वो कोई अमेंडमेंट बना सकता, और आपस में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं रही कि वो कोई अमेंडमेंट कर सकती। इस दौर में कोई अमेंडमेंट नहीं, 1991 से लेके 1996 तक, 1997 में आई अमेंडमेंट्स पे। तो फिर ख्याल आया कि भाई इस पे भी काम कर लो, कोटे को। तो फिर 1999 में हम देखते हैं कि ये अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट क्या हुई कि 1973 से 1993 तक का जो कोटा है उसको एक्सटेंड कर दो, यानी 1993 से 2013 तक। लो जी, ये अमेंडमेंट, कोटा नहीं चेंज हुआ। सही है जी। और ये भी तय पाया कि अगर फ्यूचर में कोटा सेम रखना है, यही जो 1973 से चल रहा है, अगर सेम रखना है तो कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, नो अमेंडमेंट, बस कैबिनेट जो है वो अप्रूवल दे दे तो काफी है। तो इसीलिए 2013 में जो हुकूमत आई, उसने 2013 में फर्दर इसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। समझ आ रही जी?
वही चल रहा है कोटा आपका जो 73 से चल रहा है। अब क्या 73 से लेके अब तक पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई, तब्दीली नहीं हुई? सो जो 73 के कोटे हैं 1973 के फेडरल जॉब्स के, उनको तब्दील करने की जरूरत है। आपने 1981 में भी रायशुमारी कराई, 1998 में भी कराई, 2017 में भी कराई, 3 दफा तो आप सेंसस करवा चुके हैं ना जी। तीनों दफा में आबादी तो बदली है ना जी, थोड़ी बहुत तो परसेंटेज बदली है ना जी। तो हमारा ये बड़ा तारीख पहलू है। खास तौर पे 17 में आप कहते हैं कि पंजाब की आबादी कम हुई है, और वाकई ऐसा है, पंजाब की आबादी कम हुई। पंजाब की सीटें भी आपने कम की हैं, पहले ज्यादा थी सीटें, पंजाब की सीटें कम की हैं आपने, लेकिन कोटा पंजाब का वही है जो 1973 का है। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस पर इतनी ना तो प्रोविंसेस की तरफ से डिबेट आती है कि सूबे, छोटे सूबे, वो इस पे डिबेट करें कि 73 में पंजाब की आबादी क्या थी, उसके मुताबिक पंजाब को 50% सीटें मिली। आज पंजाब की आबादी क्या है, तो पंजाब की सीटें फिर भी 50% है, तो इसको तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन इतनी कोई वो शऊर नहीं, ये इस पे बात ही नहीं होती है। इस पे तो एक पूरी मूवमेंट चलनी चाहिए कि भाई इस कोटा सिस्टम को रीडिफाइन किया जाए। लेकिन जो इसके स्टेटस को के हक में है, उनका ख्याल है कि पंजाब की आबादी हमेशा 50% से तो ज्यादा ही रहती है, लेकिन कोटा उसका 50% है। तो जब तक पंजाब की आबादी पूरे पाकिस्तान की आबादी की 50% से ज्यादा है, तब तक पंजाब का 50% कोटा जायज है। पंजाब को तो उसके हिस्से से जी कम सीटें मिल रही। अगर आबादी के लिहाज से सीटें दी जाएं कोटे में, तो पंजाब को तो 73 से लेके आज तक सीटें कम मिल रही। तो लिहाजा कोई जरूरत नहीं है अभी इसको छेड़ने की। द मूवमेंट पंजाब की आबादी 50% से कम हुई, तब इसको फिर देखेंगे जो इसके हक में है कि स्टेटस को चलने दे। कि पंजाब तो जी ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है, 54% आबादी है, 55% है, 56% है, लेकिन सीटें फेडरल जॉब्स में 50% है, तो वो तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या जरूरत है? सो दोनों मौकफ बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए कौन सा ठीक है। ये जो सोच है ना, ये सोशल साइंसेज में ये डेवलप नहीं करनी। आपने बीइंग अ स्टूडेंट दोनों मौकफ सामने रख देने, आपको रिलेटिवली कौन सा बेहतर लगता है, आप उसकी तरफ झुकाव कर लें। लेकिन ये कि एक ठीक है, दूसरा मुकम्मल तौर पर गलत है, ये वाली अप्रोच के साथ नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है जी। ये होगी जनाब आपकी, एक लेक्चर में सारी अमेंडमेंट्स पूरी को नहीं होती हैं, ये इतना बड़ा फैला हुआ है। अब इसके बाद आती है फिर 17th अमेंडमेंट। ये मुशर्रफ दौर की वाहिद अमेंडमेंट है जी। मुशर्रफ के पूरे दौर में एक ही अमेंडमेंट हुई। मुशर्रफ का टोटल दौर है जी 1999 से लेके 2008 तक का। इस पूरे टाइम में एक ही अमेंडमेंट है, ये 2003 में आई थी। मुशर्रफ को 1999 से 2002 तक ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स का उसको प्रोटेक्शन दे दिया था कि जी 3 साल में आप आ तो गए हैं, ठीक है, गलत आए हैं लेकिन आ गए हैं, तो 3 साल हैं आपके पास, आप इलेक्शंस करवाएं और घरों को जाएं वापस। अक्टूबर 99 में वो आया था, तो अक्टूबर 2002 में ही उसने फिर इलेक्शंस करवाए नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के, अक्टूबर 2002 में। इन इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में एक किंग्स पार्टी जो कि प्रो मुशर्रफ पार्टी थी, उसकी हुकूमत बन गई। लेकिन मुशर्रफ को भी पावर चाहिए थी, क्योंकि 13th अमेंडमेंट जो है, ये ऊपर जो हमने बात की 13th अमेंडमेंट, इस 13th अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स थी।
तो फिर ये 17th अमेंडमेंट उस वक्त की नेशनल असेंबली 2003 की नेशनल असेंबली, उस असेंबली ने प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कम करके प्रेसिडेंट, जो मुशर्रफ अब प्रेसिडेंट हो चुका था, तो प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ा दी। 17th अमेंडमेंट यानी 13th अमेंडमेंट रिपील्ड, इसको खत्म कर दिया गया इस 17th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट करने वाला जो भी पॉलिटिशियन है, जिस पॉलिटिशियन ने भी इस अमेंडमेंट का साथ दिया, वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ वो लॉयल नहीं हो सकता जी, कभी भी। मसलन एमएमए तमाम उलमा इंक्लूडिंग फजल रहमान, काजी हुसैन अहमद, उस वक्त के तमाम उलमा, उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया। पीएमएलक्यू मुशर्रफ का साथ दिया। ताहिरुल कादरी मुशर्रफ का साथ दिया। इमरान खान की सीट थी इमरान खान के पास, मुशर्रफ का साथ दिया। एमक्यूएम मुशर्रफ का साथ दिया। दो पार्टीज, यानी सिर्फ दो पार्टीज हैं, टू पार्टीज के जिन्होंने इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट गई हैं। पीएमएलएन, लेकिन पीएमएलएन का अगेंस्ट जाना नेचुरल है, क्योंकि मुशर्रफ की तरफ मुशर्रफ को पावर्स दी जा रही थी। अगर मुशर्रफ के अलावा किसी और को शायद पावर्स दी जा रही होती तो शायद ये भी मान जाते। और दूसरी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, कि ये इनका स्टांस जो है वो जेन्युइन रहा कि हम ऐसी अमेंडमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते। पीएमएलएन शायद कर जाती अगर हैड देयर बीन नो मुशर्रफ, अगर मुशर्रफ के अलावा किसी और को पावर दी जा रही होती। खैर जी, ये हो गई 17th अमेंडमेंट। इस 17th अमेंडमेंट में कुछ जरा फिर बेहतर चीज भी आई थी एक, ये वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इस 17th अमेंडमेंट में 60 सीट्स नेशनल असेंबली में वुमेन के लिए रिजर्व की गई थी, पहली दफा 60 सीट नेशनल असेंबली। इसी 17th अमेंडमेंट में 10 सीट्स माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व की गई थी। सो ये इसकी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बेहतर कि औरतों की भी नुमाइंदगी हो जाएगी, माइनॉरिटीज की भी नुमाइंदगी हो जाएगी, इस लिहाज से ये बेहतर थी। लेकिन वजह शोहरत इसकी वही कि मुशर्रफ के सारा इक्तदार, सारी ताकत मुशर्रफ को दे दी गई। अब फिर आती है 18th अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये फिर अब कल 18th, और क्योंकि 19th 20th ये वाले फिर, क्योंकि 18th पूरा एक बड़ा डिटेल लेक्चर है 18th अमेंडमेंट का। ठीक है जी, उसको कल देखेंगे। हो सकता है, बात सुन ले मेरी, अभी जाइएगा ना क्लास से, अब जाना शुरू हो गए हैं क्लास से, बात सुन लो भाई, फिर रोगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो सुन ले। हो सकता है कि कल की क्लास, क्योंकि कल मेरा उसका क्या कहते हैं, नहीं, आप लोगों को अलग कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वो और तरीके से है, वहां और। ठीक है, आप लोगों की क्लास कल 18th अमेंडमेंट की ही होगी। 18th 19th 20th ऑनवर्ड जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं उनको फिर आप कल देखें। काफी एक दिन के लिए सारा हामिद खान से उठा के बता रहा हूँ भाई, बाहर से कुछ नहीं है। सेव कर लूं इसको मैं, फिर आप लोगों को शेयर कर दूं। अमेंडमेंट्स 1 to 17।
फिर हामिद खान ऐसे क्यों नहीं समझ आता जैसे आप, तो हामिद खान को भी जो है वो ट्यूशन नहीं ना पढ़ाता हामिद खान, हम ट्यूशन पढ़ाने वाले उस्ताद हैं। तो अमेंडमेंट्स के बाद मेजर केसेस पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के पढ़ेंगे जी हम, मेजर बड़े जुडिशरी से रिलेटेड बड़े केसेस वो देखेंगे। यानी कल हम रिमेनिंग अमेंडमेंट्स देख लेंगे, परसों हम जुडिशरी को देख लेंगे, नेक्स्ट वीक से फिर जो आपके मैंने कल आपको कहा था कि मैं 12 डोमेस्टिक टॉपिक्स और एक डिटेल्ड लेक्चर फॉरेन पॉलिसी का उसको देखेंगे। बाजी इकरा हमारी बड़ी तारीफ करी जा रही है। वाई कांट बी ओपन मेरिट, यार लंबी डिबेट्स हैं। 10th अमेंडमेंट में नेशनल असेंबली की वर्किंग डिफाइन की गई है यार, उसको नेशनल असेंबली के इंटरनल वर्किंग जो है उससे रिलेटेड। ओके जी, टेक केयर। मैं अब आइडियाज की क्लास के थोड़े से पॉइंट सीधे कर लूं। बाय बाय।